बच्चों एनसीईआरटी नीट स्पेशल सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन आज ये शुरू होता है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड at 30 degree with the direction of the uniform electric field of magnitude such and such. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसमें -q चार्ज है, +q चार्ज है, डायपोल लेंथ इसका 12 है और इसका डायपोल का जो डायपोल मोमेंट होता है बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यानी इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो डायरेक्शन होता है इनफैक्ट वो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री पर है। तो कह रहा है कि इस डायपोल पर टॉर्क कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेटा को उतार लेते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ थीटा दिया हुआ कितना है, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री और डायपोल मोमेंट दिया हुआ बच्चों P इक्वल टू कितना है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ जहाँ पे रखा हुआ है वो है कितना 5 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स। टॉर्क निकालना, टॉर्क ग्रीक लेटर है टॉपी साइन थीटा। तो P कितना है बच्चों, P है 4 × 10⁻⁹ माइनस और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 5 × 10⁻⁴ और साइन थीटा बोले तो साइन 30 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 एंड 10⁻⁻⁹ +4 तो -5 और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। 2 यहाँ से कैंसिल कर दो तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ 10 यानी 10⁻⁻1 और 10⁻⁻5 यानी 10⁻1 अंडरस्टूड है, 10⁻⁻5 है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड होता है तो 10⁻⁻4 हो गया। और टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर। दिस इज न्यूटन मीटर। तो आप इसको बच्चों आराम से प्यार से इसको पॉज करके इसको आप लिख लो। मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। कहता पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ सच मैग्नीट्यूड। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम विच टू विच। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। वेरी सिंपल। कहता है बच्चों एक पॉलीथीन के टुकड़े को रब किया, रगड़ा किसके साथ, ऊन के साथ रगड़ा और पॉलीथीन के ऊपर में इतना चार्ज आ गया। तो कह रहा है नंबर 1 में कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और किससे किधर गया। अब कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या उसका मास भी ट्रांसफर हुआ। 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान दें डेटा की शक्ल में क्या है हमारे पास डेटा की शक्ल में है कि रगड़ने से जो चार्ज डेवलप है Q, ये Q दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम और ये चार्ज नेगेटिव नेचर का लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश किस पर, पॉलीथीन में। अगर पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज आया बच्चों, वेरी सिंपल फंडा, नेगेटिव चार्ज पॉलीथीन में आने का मतलब नेगेटिव चीज आया और नेगेटिव चीज क्या है बच्चों, वो है इलेक्ट्रॉन। यानी पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन आया, कहां से आया, उसको रगड़ा किस में था, तो रेशम ऊल में रगड़ा था, यानी ऊल का इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन किससे गया, ऊल से पॉलीथीन में गया। कितना हो गया वो निकालना है, नंबर ऑफ ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं बच्चों चार्ज इक्वल टू होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Ne होता है और अगर हमें N निकालना पड़ेगा तो N रखेंगे यहाँ तो चार्ज अपॉन E यहाँ नीचे आ जाएगा। वैल्यू को रखते हैं यहाँ, चार्ज का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁻7 और E का बेसिक चार्ज बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 3/1.6
अब ये 10 पावर माइनस 19 ऊपर कर दो, ऊपर में 10 पावर कितना है बच्चों -7 और 10 पावर माइनस 19 ऊपर ले चला जाओ तो ये हो जाएगा 10 पावर प्लस 19 और 19 में 7 माइनस कर दो, 19 में 19 में 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई के लिए हम लोग डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो जब इधर करोगे तो ऊपर में एक 0 बढ़ा देना पड़ेगा, ये 30 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, 10 पावर ये हो गया 12। अब इसको रफली अगर हम लोग सॉल्व करते तो ये 15 हो जा रहा है और ये 8 हो जा रहा है, 8 2 जा 16, 15 2 जा 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1.8 या 9 के आसपास कुछ वैल्यू आता है, आप देख लो इतना, यानी इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किससे किसमें। तो आंसर को यहाँ लिख देते हैं, यानी 1.9 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्स या ट्रांसफर्ड किधर से किधर, फ्रॉम ऊल टू पॉलीथीन, ऊल से किस में आया, पॉलीथीन में आया। समझा बच्चों? समझ गया सर। और बी में क्या कर रहा है, बी में कह रहा है क्या मास ट्रांसफर हुआ ऊल से पॉलीथीन में, क्यों नहीं। अरे एक इलेक्ट्रॉन ही अगर ऊल से पॉलीथीन में चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन का मास गया ना जी, आया इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मसवा क्या छोड़ देगा वहाँ पे, मास द्रव्यमान। अगर मैं कहीं जाऊँगा तो मेरा जो मास है 60 या 70 kg वो भी तो साथ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी गया। तो जितना इलेक्ट्रॉन गया पॉलीथीन में उतना ऊल का मास भी पॉलीथीन में गया। या लिखना है कि क्या ट्रांसफर हुआ मास, तो बोला या ट्रांसफर हुआ। उसको आप जो है पॉज करके आराम से लिखो। अब यहाँ क्या कह रहा है, two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 10 power minus 7 coulomb? The radii of A and B are negligible as compared to the distance of separation A. What is the force of repulsion if each sphere is charged double and the is the above the amount and the distance between them is halved? Very good. कितना मस्त क्वेश्चन है बच्चा, समझ लो। कहता है दो इंसुलेटेड कॉपर तांबे का, इंसुलेटेड का मतलब है वो किसी से उसका कनेक्ट नहीं है, किसी भी कंडक्टर से उसका कनेक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं इंसुलेटेड। तो दो इंसुलेटेड कॉपर का तांबे का गोला है जिसका नाम दिया ए और दूसरे का नाम दिया बी, और उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और दोनों पर इतना चार्ज है। तो कह रहा है कि दोनों के ऊपर म्यूचुअल फोर्स कितना लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों का पॉजिटिव चार्ज है। और कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देयर सेपरेशन। कहता है रेडियाई मतलब दोनों जो स्फीयर है उसका जो रेडियस है, अलग अलग स्फीयर का रेडियस नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा। यानी घुमा फिरा के कहने का मतलब है दोनों स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह से काम करता है, बिंदु आप इसके तरह से लिखने का मतलब यही होता है। अब कह रहा है कि अगर उन दोनों के चार्ज को दोगुना कर दिया जाए और दूरी को हाफ कर दिया जाए तब फिर फोर्स कितना लगेगा। वेरी गुड क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे क्या करेंगे, देखेंगे। चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस बना लिया। हमारे पास दो स्फीयर है बच्चों, क्या स्फीयर है, दो, एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है। ये स्फीयर है, चार्ज है Q, कितना है 6.5 10 पावर -7 कूलम, ओके। और यहाँ पे स्फीयर है B, चार्ज है Q, 6.5 10 पावर -7 कूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है 50 सेंटीमीटर। चलो अब कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है।
तो डायरेक्ट हम फोर्स निकाल ना लेंगे। फोर्स बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दोनों चार्ज सेम है बच्चों, तो दोनों सेम का प्रोडक्ट का मतलब एक का स्क्वायर कर दो ना, 6.5 इंटू 10 पावर -7 होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर समझ में आ रहा है बच्चों? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया हाफ मीटर, आधा मीटर, मीटर बना देते हैं हाफ मीटर होल स्क्वायर। अब बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद करो उसको, मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ कि 9 है और 6.5 है, स्क्वायर है तो अगेन 6.5 है, 10 पावर यहाँ 9 है, उसके बाद यहाँ पे 10 पावर 7 का स्क्वायर है, पावर मल्टीप्लाई 10 पावर 7 टू जा -14 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 का मतलब 4 ऊपर आ जाएगा, फिर 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 को हम लोग ऊपर कर लेते हैं। तो अब आप क्या करो बच्चों, ये 9 6 4 जा 36, उसके बाद ये 6.5 इंटू 6.5 और 10 पावर यहाँ पे 14 है और माइनस और प्लस 9 है तो -5 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 से यहाँ न्यूटन लगा दो, हो गया आपका आंसर। अब तो इसका ए का वैल्यू हमने निकाला। अब कह रहा है क्या, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को हम कलर चेंज कर देता हूँ, हमने बी रख दिया नाम, अच्छा बी नाम इसका। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है कि अगर उनके चार्ज को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा। फर्ज करो सपोज दैट, मान लिया कि पहले फोर्स कितना था बच्चों F1 और कूलम फोर्स कांस्टेंट के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दोनों ही Q है, सेम चार्ज है, दोनों को Q ही रखना पड़ेगा, तो स्क्वायर हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड चार्ज अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर कर देते हैं। सेकेंड केस में क्या कर रहा है बच्चों के चार्ज को डबल कर दिया गया, चार्ज डबल कर दिया, यानी पहले Q था तो अब ये चार्ज 2Q हो गया, उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, और दूरी को हाफ कर दिया, पहले R था तो अब ये R/2 हो गया, तो अब ये कितना हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4 और उसके बाद Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इस वैल्यू को देखो बच्चों, ये है हमारा F1। इसका मतलब है कि पहले जितना फोर्स लगा था उस फोर्स का अब ये कितना गुना लग जाएगा, 16 गुना लग जाएगा, 16 टाइम्स। ओके, अब इसको पॉज करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फिगर 1.30 shows tracks of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of the 3 charges. Which particle has the highest charge to mass ratio? Okay, कहता हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल है और ये फिगर में दिखाया गया है, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा, और ये तीनों यूनिफॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में है, यूनिफॉर्म। अब ये देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स का डायरेक्शन बच्चों इधर से इधर है, इधर से इधर है, इधर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 चार्ज को छोड़ा गया, 2 इधर भाग गया, 1 इधर भाग गया। अब ऊपर जो 2 गया है तो ये तो क्लियर है बच्चों कि वो किधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है किधर की तरफ, वो अट्रैक्ट हो रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसका मतलब है दोनों नेगेटिव चार्ज होगा, और ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहले तो हमने गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, हमने तीनों चार्जेस को साइन दे दिया कि 1 2 पार्टिकल हमारा नेगेटिव चार्ज का होगा और 3 पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज का होगा। अब कह रहे हैं कि इन तीनों में से
किसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा होगा? चार्ज मास रेशियो बोले तो E/m किसका ज्यादा होगा? तो हमें यह देखना है कि सबसे ज्यादा डेविएट कौन हो रहा है। तो अगर इन तीन पार्टिकल को अगर देखो बच्चों, तो सबसे ज्यादा डेविएट पार्टिकल 3 हो रहा है। अब ये डेविएशन किधर हो रहा है? देखो यहाँ पे एक्सिस दिखाया गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस है, वर्टिकल की तरफ वाई है, यानी वर्टिकल की तरफ ये हमारा डेविएशन हो रहा है। 2 पार्टिकल वर्टिकली अप होता है और एक पार्टिकल वर्टिकली डाउन हो रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में ये हमारा डेविएशन हो रहा है। तो हमें ये देखने में तो आ रहा है कि थर्ड पार्टिकल का डेविएशन ज्यादा है। तो क्या जिसका डेविएशन ज्यादा है उसका चार्ज मास रेशियो ज्यादा है? तो ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे हम नहीं कर सकते। यह बताना पड़ेगा प्रूफ करके कि जिसका ज़्यादा डेविएशन है क्या उसका चार्ज मास रेशियो ज़्यादा है। तो हम लोग इसी का पहले देख लेते हैं, किसी एक पार्टिकल का देखना है तो इसी का देख लेते हैं। चलो, डेविएशन का मानी होता है सबसे ज़्यादा वाई की तरफ डिस्टेंस कवर करना। अब ये वाई की तरफ ऊपर गया और वाई की तरफ नीचे, तो ज़्यादा कवर कौन करता है? ज़्यादा वाई की तरफ। डेविएट का मतलब नीचे ये आ रहा है, वाई के डायरेक्शन में ज़्यादा ये दूरी तय कर रहा है, ये कम कर रहा है। मोर डेविएशन मोर डिस्टेंस कवर्ड इन वाई डायरेक्शन। तो अब हम लोग इसको करते क्या है अब यहाँ देखना है कि पार्टिकल जब इस प्लेट के बीच में होता है, जब तक उस पर लगातार फोर्स लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक फोर्स है, यूनिट चार्ज पर लगने वाला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये फोर्स लगातार अगर लग रहा है तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स में कि अगर कोई सिस्टम में, किसी बॉडी में, किसी पार्टिकल में लगातार फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होगा। और दैट वेरी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। वो पार्टिकल जिस पर फोर्स लग रहा है उसका मास क्या है और कितना एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ अगर हम मास इनटू एक्सीलरेशन फोर्स कर देते हैं, इसको किया, इसको इधर किया, एक्सीलरेशन वो क्या हो जाएगा? फोर्स बटा मास। यानी यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं तो एक्सीलरेशन जो होता है ये हमारा फोर्स अपॉन मास। फोर्स, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर रहता है तो उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग QE कहते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो तो उस पर टोटल लगा फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स बराबर हो गया बच्चों यहाँ पे QE। तो फोर्स हम लिख सकते हैं बच्चों QE अपॉन m, एक्सीलरेशन मिल गया। अब तीनों पार्टिकल के लिए एक चीज़ ये है कि अगर तीनों को हम रेस्ट से चलना शुरू कराते हैं तो तीनों के लिए U का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद S तीनों किधर की तरफ वाई डिस्टेंस कवर करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ने वाई ले लेते हैं सबके लिए। चलो, उसके बाद एक्सीलरेशन तो ये हो जाएगा QE अपॉन m हो गया। और तीनों के लिए टाइम वो बराबर है वहाँ तक पहुँचने के लिए, एंड तक सभी के लिए टाइम T है। तो अब यहाँ पे देखते हैं S इक्वल टू क्या होता है बच्चों? UT, मैकेनिक्स से हाफ AT², इक्वेशन ऑफ मोशन। Y बोले तो S, Y बोले तो S। U तीनों के लिए हम लोग यूनिफॉर्म, यानी अगर रेस्ट से स्टार्ट करा तो तीनों का 0 कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है नहीं कि क्या तीनों की कोई स्पीड से जा रहा था या कोई रेस्ट में था। चलो रेस्ट ही मान लिया। चलो तीनों के लिए बात बराबर है। हाफ ए बोले तो यहाँ क्या है बच्चों? QE अपॉन m एंड T², तीनों के लिए टाइम वही है। दिस बिकम्स 0 यानी T² है ये, QA T² अपॉन 2m। अब देखो तीनों पार्टिकल के लिए क्या क्या सब सेम आएगा। तीनों पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों का सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम हुआ सेम है, 2 तो हर मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तीनों पार्टिकल का अलग क्या होगा? चार्ज अलग होगा, नहीं पता है हमें। मास क्या क्या ये भी हमें नहीं पता है। तो अब ये जो फैक्टर है तीनों के लिए तो कांस्टेंट है, यही फैक्टर है जो तीनों का अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब है कांस्टेंट को अगर रिमूव करेंगे तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q अपॉन m, चार्ज मास रेशियो, यानी मोर चार्ज मास रेशियो मोर डेविएशन, यही मतलब हुआ।
वाई डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, इसके जितना होगा बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा। मोर चार्ज मास रेशियो मोर डेविएशन। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हो रहा है? 3 का हो रहा है। 3 का डेविएशन ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 3 का चार्ज मास रेशियो ज़्यादा है। इसलिए पार्टिकल 3 हैज़, तीनों में से ये इसका ज़्यादा मैक्सिमम चार्ज मास रेशियो। तो बच्चों, ये आपका आज का ये यहीं तक पड़ाव ख़त्म होता है। आप हमारे साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मैं आपके लिए फिर लेते आऊँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही NCERT नीट स्पेशल का ये सीरीज़ आपके लिए चलता रहेगा। आप हमसे बेनिफिट लेते रहे, हमें इनकरेज करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।